नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि चप्पा चप्पा बोल रहा है और गांव गांव डोल रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी। अपनी श्रृंखला के साथ रात 9 बजे मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने आधुनिक भारत के इतिहास के खंड के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ यानी आधुनिक भारत के खंड के साथ। बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उससे पहले लेते हैं एक सवाल, उससे पहले आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए, तो अगर हम बात करें साथियों बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास का खंड है। आज 10वां वीडियो है श्रृंखला का और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियोस देख लिए तो तैयारी पूरी हो जाएगी। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन में पटना अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ है, जिसमें एक दिन तो सिलेबस हुआ है और एक दिन की क्लास हुई है। ये हमारा TRE 4 का अंतिम बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। इस बैच की सुबह टाइम है 7 बजे से 11:30 बजे तक। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे नया टोला केंद्र पर विजिट कर सकते हैं। नया टोला केंद्र पटना में है। अगर आप पटना में हैं तो आप इस सेंटर पर आकर अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई थी? क्या सूरत में था, गोवा में था, कालीकट में था, चंदन नगर में था, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आपसे पूछ रहा है कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है मेरे दोस्तों, उस पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, पुर्तगालियों के बारे में पहली फैक्ट्री। तो आप भी जानते हैं कि कालीकट, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर कालीकट वाली फैक्ट्री तो बंद करा दी गई थी। तो आपको भी याद होगा कि यहां के शासक जो है जमोरिन हुआ करते थे, जिनको उपाधि मिली थी, उसी जमोरिन ने इस फैक्ट्री को बंद करवाया था और ईयर भी आपको याद होगा 1503 ईस्वी। इसके बाद आप जानते हैं कि पूछता है कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की गई थी? तो अगर साथियों व्यापारिक कोठी की हम बात करें तो व्यापारिक कोठी सबसे पहले कहां पे? तो आप भी जानते हैं, बताइए। अगर कालीकट को हटा दें, तो आप भी जानते हैं कि कोचीन में स्थापित किया गया था साथियों। कहां स्थापित किया गया था? तो कोचीन में स्थापित किया गया और कोचीन के अंदर में 1503 में ही इसे स्थापित किया गया था। तो पहली व्यापारिक कोठी अगर पूछता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साथियों कोचीन की बात करेंगे। अब मैं आपसे 2-3 बड़े अच्छे सवाल पूछूंगा और उनके जवाब भी लेना चाहूंगा। सबसे पहला तो मेरा सवाल है जो आप सभी लोगों से है और आपको पता होना चाहिए कि जब हम यूरोपियों के आगमन की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम एक चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन, और अगर हम यूरोपियों के आगमन की बात करें साथियों, यूरोपियों के आगमन की बात करें तो पहला सवाल बनता है कि सबसे पहले आए कौन? आपको क्रम अनुसार बनाना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप भी जानते हैं कि पुर्तगाली आए साथियों, पुर्तगाली के बाद आप जानते हैं कि डच आए, डच के बाद आप भी जानते हैं कि ब्रिटेन के लोग आए, ब्रिटिश आए और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी आए साथियों, फ्रांसीसी आए। फिर आप जानते हैं कि डेनिस की कहानी आती है। लेकिन एग्जाम में जब ये चीजें याद नहीं रहे तो आपको एक ट्रिक बताता हूं जो याद रहेगा। आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक क्या है? सभी लोग अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप क्या मांगते हैं मुझसे? PDF। तो PDF ऐसे लिख दीजिए और बीच में F के पहले B लगा दीजिए। PDF आपको लिखना है, ध्यान से देखिए। पहले मैंने PDF लिख दिया और उसके पहले B लगा दिया। P से होता है साथियों पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा, आने का क्रम है पुर्तगाली। D से होता है साथियों डच। B से होता है ब्रिटिश साथियों, B से होता है ब्रिटिश और F से होता है फ्रांसीसी। तो बताओ क्या याद रहेगा ये सभी लोगों को? क्या ये सभी लोगों को याद रहेगा? जरा कमेंट करके बताना कि क्या ये सभी लोगों को याद रहेगा। यस और नो मुझे जरा कमेंट करके बता दो। अब सबसे पहले अगर हम पूछेंगे कि भारत में पुर्तगाली में कौन आया तो आप सभी क्या कहेंगे कि वास्को डिगामा आए साथियों, वास्को डिगामा आए, वास्को डिगामा आए। लेकिन मैं अगला सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि कब आए तो आप सिर्फ कह देंगे 1498 में आए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि 20 मई 1498 को आए। क्या लिखेंगे साथियों? 20 मई 1498 को आए, 20 मई 1498 को आए, 20 मई 1498। सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करिए क्योंकि यह डेट महत्वपूर्ण है। आजकल बीपीएससी की आदत हो गई है डेट पूछने की। अब उसके बाद आपसे एक सवाल पूछता है कि जब ये वास्को डिगामा भारत आए तो इनको रास्ता दिखाने का काम, यानी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनके पथ प्रदर्शक कौन थे। क्या पूछेगा दोस्तों?
पथ प्रदर्शक के बारे में पूछेगा और आपसे कहेगा कि इनको रास्ता दिखाने वाले कौन थे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करें अब्दुल मजीद का नाम। किसका नाम साथियों? अब्दुल मजीद का नाम आप कमेंट करेंगे और यही वो अब्दुल मजीद थे जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया। अब ये कहां के थे? तो आप भी जानते हैं गुजराती मूल के व्यक्ति हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? तो 20 मई। लेकिन एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा साथियों, एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि वास्को डी गामा, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? दूसरी बार कब आया? जरा कमेंट करो सभी लोग। 1502। पहली बार तो ये आया था 1498 के अंदर में, दूसरी बार ये कब आया? तो 1502 के अंदर में। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं कि अगर पुर्तगाल से आने वाला पहले आदमी का नाम वास्को डी गामा था तो पुर्तगाल से आने वाले दूसरे का नाम क्या था? तो आप भी जानते हैं पेड्रो अल्ब्रेज क्रैम्बेल हुआ करता था। क्या नाम था साथियों? तो पेड्रो अल्ब्रेज क्रैम्बो हुआ करता था। और यह व्यक्ति कौन था साथियों? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैम्ब्रेल हुआ करता था, कैम्ब्रेल हुआ करता था। और आप भी जानते हैं कि यह कैम्ब्रेल कौन था? तो यह दूसरा पुर्तगाली था। एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है कि दूसरा पुर्तगाली कौन है? तो दूसरा पुर्तगाली कोई और नहीं बल्कि पेड्रो अल्ब्रेज कैम्ब्रेल हुआ करता था जो भारत आया था। आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है, आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा पहली बार कब आया? तो आप कहेंगे 1498। पूछेगा कि अभी दूसरी बार कब आया? तो आप कहेंगे शशि सर अभी आपने बताया 1502। शशि सर आपसे एक और सवाल पूछते हैं कि तीसरी बार कब आया? आपसे एक और सवाल पूछते हैं कि ये तीसरी बार कब आया? तो याद रखिएगा साथियों, ये तीसरी बार आया कब? 1524 ईस्वी के अंदर में। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें 1524। और आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु कहां हुई? तो इसकी मृत्यु साथियों ध्यान रखेंगे, इसकी मृत्यु भारत में हुई। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत में कहां हुई? तो आपने कहना कोच्चिन में हुई कि केरल में हुई? तो कोच्चिन में हुई। इस बात को ध्यान रखना कि इसकी मृत्यु सबसे पहले कहां हुई? तो कोचीन के अंदर में हुई। एक और सवाल यहां से सवाल बनता है साथियों, और वो सवाल बड़ा सिंपल सा होता है। आपसे सवाल सिंपल सा यही पूछता है और बड़ा ही सिंपल सा ये पूछता है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, यानी शांत जल की जो संधि हुआ करती थी या शांत जल का जो नीति हुआ करता था, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो आप भी जानते हैं कि उस समय आपको पता है कि जब पुर्तगाली उपनिवेश भारत आया था तो उस समय प्रथम भारत के जो वायसरॉय हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पे जो कमांडर हुआ करते थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो वही उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, एग्जाम में एक सवाल आता है साथियों ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आपसे पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी के टाइम पीरियड पर, ब्लू वाटर पॉलिसी के टाइम पीरियड पे कौन था? तो आप भी कहेंगे ये किसकी देन है? तो याद रखेंगे फ्रांसीसी डी अल्मोडा की देन है साथियों, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा की देन है। यही वो व्यक्ति था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति जिसको आप कहते हैं उसको दिया था, नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। अब दो सवाल यहां से और बनते हैं साथियों। गोवा जब आप बात करते हैं, जो हमारा गोवा जहां आप पार्टी मनाने जाते हैं, उस गोवा के अंदर में सवाल पूछता है कि गोवा पर अधिकार जो है किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? आपसे सवाल क्या पूछता है कि गोवा पर अधिकार, एग्जाम का बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है साथियों, पूछता है कि गोवा पर, क्योंकि पुर्तगालियों की बात हो रही है तो सिर्फ पुर्तगाली की बात होगी, गोवा पर पूछता है कि अधिकार, गोवा पर पूछता है कि अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो आप भी जानते हैं अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। सभी लोग कमेंट करें अल्बुकर्क। लेकिन अगर उसके अलावा आपसे दो तीन सवाल और पूछ सकता है। एक सवाल हो सकता है कि भारत के अंदर में, दो चीजें मैं पूछता हूं, जरा कमेंट करके बताओ, ये जो मार देते हो खैनी ऐसे वाला जो तंबाकू है, ये तंबाकू किसकी देन है? क्या ये पुर्तगालियों की है, डच की है, डेनिस की है, ब्रिटिश की है या फ्रांसीसी की है? जो आप जो है खैनी मिस के बिहार के लोग यानी तंबाकू खाते हैं, ये तंबाकू किसकी देन है? तो याद रखना ये तंबाकू किसी और की नहीं, ये पुर्तगालियों की देन है साथियों, ये पुर्तगालियों की देन है। उसके अलावा एक और चीज पूछना चाहता हूं, ये लाल मिर्च जो आप खाते हो, ये लाल मिर्च किसकी देन है साथियों? तो ये लाल मिर्च भी साथियों ध्यान रखना, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। ये भी लाल मिर्च भी किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। एग्जाम में आपसे दो सवाल पूछेगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे दो सवाल पूछेगा, और पहला पूछेगा कि पहली कंपनी जिसका स्थापना, पुर्तगाली कंपनी जो वास्को डी गामा वाले टाइम पीरियड में आई, उसका पहला स्थापना वर्ष क्या था और उस कंपनी का नाम क्या था? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पहला स्थापना दिवस कौन था और उस कंपनी का नाम था? तो आप भी जानते हो एस्तादो द इंडिया एक पुर्तगाली कंपनी हुआ करती थी, और आपको ही पता है कि इस पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 के अंदर में हुई थी साथियों। कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी के अंदर में हुई थी। अगर आप मुझसे लिखवाना चाहते हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं और मैं आपसे ही पूछता हूं साथियों, मैं आपसे पूछूं कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री, फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री जो भारत में स्थापित हुई उसका नाम था क्या? तो आप कहोगे एस्तादो द इंडिया। क्या कहोगे? एस्तादो द इंडिया साथियों,
एस्तादो द इंडिया। देखो थोड़ी बहुत हिंदी मेरी कमजोर है, गलती हो सकता है, लेकिन ये पहली पुर्तगाली कंपनी है और ये कंपनी कब बनी तो 1498 के अंदर में बनी। दूसरी पुर्तगाली कंपनी और भी महत्वपूर्ण है जो भारत के अंदर में बनी थी, यूरोपीय कंपनी की बात कर लेते हैं। दूसरे यूरोपीय कंपनी की बात करें तो आप भी जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका नाम ब्रिटिश इंडिया कंपनी नहीं था, इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर and the company, the governor and the company of merchant, the governor and the company of merchant, और इसका नाम काफी लंबा है, the governor and the company of merchant of London trading into the East Indies, of merchant of London trading, of London trading, of London trading। ध्यान से देखना, बड़ा लंबा नाम है, the governor and the company of merchant, governor and company of merchant of London ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इस कंपनी का इतना बड़ा नाम है और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बुलाते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको मैं बताता भी हूं कि 1600 ईस्वी में, लेकिन इसका पूरा नाम आप देख लीजिए क्या था। तीसरा अगर हम बात करें साथियों, तीसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत के अंदर में आई, तो पहला पुर्तगालियों का एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगाली कंपनी थी, दूसरा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ ट्रेड लंदन, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में आई। तीसरी कंपनी आई जिसे आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेरिंग द ओस्ट, बेरिंग द ओस्ट। इसका नाम क्या था साथियों, तो इसका नाम था बेरिंग द ओस्ट, बेरिंग, इसका पूरा नाम था बेरिंग द ओस्ट ऑफ इंडीसे कंपनी। क्या नाम था, बेरिंग द ओस्ट ऑफ इंडीसे कंपनी। और इसको आप प्यार से क्या बुलाते हो, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको आप क्या बुलाते हो, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको आप क्या बुलाते हो, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बुलाते हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बुलाते हो। आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये किस ईयर में आया, तो आप कहते हो 1602 ईस्वी के अंदर में आया। 1602 क्या लिखा है, अच्छा पीआरटी के लिए है क्लास, बिल्कुल है पीआरटी के लिए ये, बिल्कुल। अब आइए चौथा, सिर्फ ये एक क्वेश्चन इनके लिए नहीं है। चौथा, डच के बाद कौन आएंगे साथियों, तो आपको ही पता है डच के बाद कौन आएगा, तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा, जिसको आप डेनिस बोलते हो, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा। और इसका ईयर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे कि ये भी आया तो 1600 ईस्वी में, लेकिन 1602 के अंदर में 14 साल जोड़ दोगे तो ये होता है 1616। और अंतिम में यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, 5 का पंच है ये, अंतिम में आपको लिख रहा हूं। सबसे अंत में कौन आएंगे, तो फ्रांसीसी आएंगे। और आपको ही पता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका नाम हुआ करता था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस, क्या नाम था कंपनी, छोड़ दो उतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईयर क्या था, तो ये भी 1600 था, लेकिन याद रखना कि 1664 हुआ करता था और इसका नाम कुछ अलग हुआ करता था। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कौन पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में, कहां, तो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। और बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि विजयी बैच को लॉन्च कर दिया गया है। विजयी बैच को साथियों क्या किया गया है, तो लॉन्च कर दिया गया है। 1 to 5 का ये बैच है साथियों, 1 to 5 का ये बैच है। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 999 रुपए के अंदर में आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं साथियों, 999 में 3 बैच मिल रहे हैं। ये बैच अभी 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अंतिम बैच है टीआरई 4 के लिए। 6 to 8 के अंदर में भी 80 मार्क्स का थ्योरी और 40 मार्क्स का जीएस भी थ्योरी पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट के साथ। 9-10 में भी नया बैच आया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में बहुत तेज उत्तर आना चाहिए। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि किस प्रांत में बहुमत नहीं मिला था। आपसे पूछ रहा है साथियों कि किस प्रांत में बहुमत नहीं मिला था। तो सबसे पहले हम प्रांतीय चुनाव की बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि एक बार पहले इसका उत्तर आप बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो क्या मध्य प्रांत था, क्या बिहार था, क्या पंजाब था, क्या मद्रास था? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप भी जानते हैं कि जहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला वो पंजाब का इलाका था। कौन सा इलाका था दोस्तों, जरा बताना? पंजाब का इलाका था। लेकिन मेरा सबसे पहला, इसका तो मैं मैप बना के अभी समझाऊंगा और पूरा क्लास में याद करवा दूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर में पहला सवाल जो यहां से बनेगा वो बनेगा कि भारत में प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था कब की गई? तो आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत के अंदर में प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था कर दी गई। यानी 1935 का वो अधिनियम था जिसने बताया कि भारत के अंदर में प्रांतीय चुनाव होने चाहिए। अब दूसरी बात यही है कि प्रांतीय चुनाव जब भारत में हुए तो उसका रिजल्ट क्या आया? तो उस प्रांतीय चुनाव के रिजल्ट की बात करते हैं और उस रिजल्ट को समझाने के लिए एक नक्शा बनाते हैं। जरा ध्यान से देखना, एक नक्शा और पूरा ये कहानी क्लियर, एक नक्शा और पूरा ये कहानी क्लियर। आप समझना, जरा ध्यान से मैप के थ्रू याद कर लेना। यहां पे एक प्रांत है साथियों जिसे हम कहते हैं संयुक्त प्रांत। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संयुक्त प्रांत दोस्तों। इसी संयुक्त प्रांत से जब आगे बढ़ोगे तो यहां एक प्रांत है जिसे हम कहते हैं प्यार से बिहार दोस्तों। बिहार से जब नीचे उतरोगे तो यहां एक प्रांत है जिसे हम कहते हैं उड़ीसा प्रांत दोस्तों। उसके नीचे एक और प्रांत है साथियों यहां पर, और इस प्रांत को हम कहते हैं मद्रास प्रांत दोस्तों। और अंत में जब यहां बीच में जाओगे तो यहां एक प्रांत है जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मध्य प्रांत दोस्तों। दोस्तों याद रखना कि भारत में कुल 11 प्रांत थे और 11 में से कांग्रेस की प्रांत जो हुआ करते थे, कांग्रेस के प्रांत जहां पूर्ण बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत मिलने वाले प्रांत कौन से हैं? तो पूर्ण बहुमत मिलने वाले 5 प्रांत हैं और इन पांचों का नाम ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, जरा ध्यान रखना, एक मैप के जरिए पूरा क्लियर कर दूंगा। तो पहले जरा देखो यहां पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कहां बहुमत नहीं मिला? तो मैंने अभी अभी बताया कि बहुमत ये मैप हो गया। तो यहां पे संयुक्त प्रांत है, यहां बहुमत मिला, बिहार में बहुमत मिला, बिहार से नीचे उतरे उड़ीसा में बहुमत मिला, ऑप्शन में नहीं है, नीचे उतरे मद्रास में बहुमत मिला, ऊपर चढ़े मध्य प्रांत में बहुमत मिला। तो सब ऑप्शन कट गया, तो आंसर क्या बच गया? पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन रुको, जब बता रहे हैं तो पूरा बताएंगे, ध्यान से सुनना, पेड बैच की तरह बताएंगे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। ये इतना प्रांत हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस को कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत मिली, तो आप क्या कहोगे? 5 प्रांत। अब आते हैं साथियों, यहां पर एक प्रांत है, आप भी जानते हो, जिस प्रांत का नाम है असम प्रांत। असम प्रांत, इसके ठीक अपोजिट में साथियों यहां एक प्रांत है, यहां एक प्रांत है साथियों, और इसे हम क्या कहते हैं? बॉम्बे प्रांत। क्या कहते हैं? जरा कमेंट करना, बॉम्बे प्रांत। और यहां एक प्रांत है साथियों जिसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तर प्रांत। क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तर प्रांत। ये जो 3 प्रांत आपको 3 कोनों पर दिख रहे हैं, इन तीनों के तीनों कोनों वाले प्रांत पर, इन तीनों के तीनों कोनों वाले प्रांत पर साथियों याद रखना, इन तीनों के तीनों कोनों वाले प्रांत पर क्या हुआ? तो इन तीनों के तीनों कोनों वालों प्रांत पर साथियों, इन तीनों के तीनों, एक सेकंड रुकना, इन तीनों के तीनों कोनों वालों प्रांतों पर क्या हुआ दोस्तों? तो कोने वाले प्रांतों पर, इन तीनों के तीनों कोनों वाले प्रांतों पर साथियों क्या हुआ? असम हो जाए या आपका बॉम्बे हो जाए या आपका ये मध्य प्रांत हो जाए, इन तीनों के तीनों प्रांतों पर साथियों इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन कौन से प्रांत? तो आप भी जानते हैं कि यहां पर गठबंधन की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? गठबंधन की सरकार बनी। कांग्रेस गठबंधन की सरकार कितने में? 8 में। तो एग्जाम में पूछे कि कुल कितने प्रांतों में, एक सवाल आता है एग्जाम में कि कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो आप क्या कहेंगे? 8 प्रांत। सभी लोग कमेंट करिए कि कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? 8। लेकिन एग्जाम में पूछे कि पूर्ण बहुमत कितने प्रांत में बनी, तो आप क्या कहेंगे? पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में बनी? तो 5 प्रांत के अंदर में बनी। लेकिन एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है, और वो ट्रिकी सवाल है, पूछता है कि कांग्रेस कितने मंत्रिमंडल में शामिल हुई? कांग्रेस कितने प्रांत में मंत्रिमंडल में शामिल हुई? मंत्रिमंडल मतलब सरकार के अंदर से समर्थन किया। तो ये वो 5 को तो प्रांत था ही, और इन तीनों में ये बॉम्बे हुआ करता था। 5 प्लस बॉम्बे यानी 1 प्रांत और मिल गया, तो यानी 6 प्रांत टोटल हुआ करता था। मतलब इस 3 में 2 ऐसे प्रांत थे, एक में सरकार में ये शामिल था, सरकार में शामिल था, और दूसरा 2 में बाहर से कांग्रेस समर्थन कर रहा था, बाहर से समर्थन कर रहा था। मतलब सरकार का अभिन्न अंग नहीं था, समर्थन का हिस्सा था। इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन लोगों से गलती होता है। और सभी लोग जरा कमेंट करो कि एग्जाम में पूछे कि कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हुई, तो क्या कहोगे? 6 प्रांत। अब बच गया साथियों 3 प्रांत साथियों, अब बच गया कितना प्रांत? 3 प्रांत। ये तीनों एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो यहां पर प्रांत है साथियों उसे हम कहते हैं बंगाल प्रांत। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनी, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। और इनके साथ एक सहयोगी हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था?
मुस्लिम लीग नाम था। दूसरा आपसे पूछता है यहां पंजाब के अंदर में, एग्जाम में पूछेगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनी, तो आप भी जानते हैं कि पंजाब के अंदर में साथियों ध्यान रखेंगे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। किसकी पार्टी बनी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा साथियों यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर सिंध प्रांत की, तो सिंध के अंदर में सिंध की लोकल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी और यह कुल प्रांतों की संख्या भारत में कितनी थी जहां पर चुनाव हुए, तो आप भी ध्यान रखना कि कुल प्रांत की संख्या 11 थी। कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो यह भी एग्जाम में पूछता है कुल सीटों की संख्या कितनी थी। एग्जाम में यह भी पूछता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें आई, कांग्रेस को कितनी सीटें आई, तो 711 सीटें कांग्रेस लेकर के आई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या यह सभी लोगों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं अगर पूछूं कि मैं अगर पूछूं कि वो 3 कौन से प्रांत हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, मैं आपसे पूछूं कि कौन से 3 प्रांत हैं जहां कांग्रेस की सरकार, एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप क्या कहोगे कि बंगाल, बंगाल के अंदर में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। दूसरा आप क्या कहोगे? पंजाब, पंजाब के अंदर में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तीसरा क्या कहोगे? सिंध प्रांत का इलाका, सिंध में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। यस और नो, आप कहोगे या नहीं कहोगे ये बताओ। अब साथियों आप जानते हैं कि जब ये सरकार बनी तो ये सरकार कितने महीनों तक चली, तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब महीनों की बारी आती है तो यह सरकार 28 महीनों तक चली। कितने महीने तक चली? तो 28 महीने तक चली, आप भी जानते हैं 28 मंथ तक चली। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को बिना बताए जब शामिल कर लिया गया तो सरकार ने मंत्रिमंडल से, कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने क्या किया, तो मंत्रिमंडल से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। एग्जाम में यहां से 2 सवाल बनते हैं साथियों, 2 सवाल बनते हैं, 2 नहीं 3-4 सवाल बनते हैं। अगर आप मुझे कहें तो 3-4 सवाल मैं बता दूं। पहला सवाल बनता है कि जो ये प्रांतीय चुनाव हुए तो यहां प्रांतों के अंदर में मुख्यमंत्री का पद था या प्रधानमंत्री का? जैसे प्रांत का मतलब क्या हुआ? राज्य, तो राज्य में आज मुख्यमंत्री होते हैं, तो क्या उस समय मुख्यमंत्री, जरा कमेंट में बताना, तो उस समय मुख्यमंत्री का पद होता था कि प्रधानमंत्री का? तो आप भी जानते हैं साथियों उस समय मुख्यमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का पद होता था। इसीलिए एग्जाम में एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आता है और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन क्या पूछता है? बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का प्रथम, बिहार के अंदर में जो पहला मंत्रिमंडल बना उसका नेतृत्व किसने किया, या बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो आप कहते हैं मोहम्मद यूनिस। 3 सवाल यहां से आते हैं, मैं तीनों पूछ लेता हूं आपसे, कहेंगे तो मैं सब पूछ लूंगा लेकिन पहला एग्जाम में पूछता है कि बिहार का प्रधानमंत्री कौन बना, तो सभी लोग कमेंट कीजिए मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बने थे बिहार के पहले प्रधानमंत्री, मोहम्मद यूनुस बने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस। दूसरा आपसे पूछता है कि बिहार के बाद संयुक्त प्रांत का, जो यूपी वाला इलाका है, एग्जाम में पूछेगा कि संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो आप कहना गोविंद वल्लभ पंत बने। कौन बने? गोविंद वल्लभ पंत बने साथियों, गोविंद वल्लभ पंत बने। तीसरा आपसे सवाल पूछता है साथियों, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मद्रास पूछता है, तो आपसे पूछेगा कि मद्रास के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो आप कहना कि सी राजगोपालाचारी बने। कौन बने? सी राजगोपालाचारी बने। ये तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इन मोहम्मद यूनुस तो लाइन से आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी नाम भी आप कमेंट कर दें ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, और अगर याद हो जाएंगी तो मजा आ जाएगा। अब एक सवाल ये उठता है कि कब यह त्याग पत्र दिया गया? ये जो मैंने बोला कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, यहां पर आपको 2 डेट याद करना है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का डेट था साथियों 22 अक्टूबर। एग्जाम में आजकल खूब डेट पूछता है 1939। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 22 अक्टूबर 1939 को सरकार ने क्या दिया, तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग सबसे ज्यादा खुश हुई और मुस्लिम लीग ने एक दिवस बनाया। टीआरई 2 का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा कि मुक्ति दिवस यानी डिलीवरेंस डे कब मनाया गया, तो 22 अक्टूबर के बाद नवंबर और उसके बाद 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, तो मुक्ति दिवस मनाया। पूछेगा कि मुक्ति दिवस किसने मनाया, तो आप कहना साथियों कि मुस्लिम लीग ने मनाया। किसने बनाया मुक्ति दिवस, तो मुस्लिम लीग ने बनाया। कब बनाया, तो 22 दिसंबर को मनाया। एक और सवाल अंतिम रूप से आपसे पूछता हूं साथियों कि मामला क्या था। मामला बस इतना ही था कि भारत के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक उनके हिसाब से नहीं चल रहा था, बस मामला इतना ही था। अब यहां पर 2-3 बातें और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे प्रांतीय चुनाव की जब हम बात करते हैं तो दूसरा प्रांतीय चुनाव कब हुआ, तो जरा कमेंट करके बताना कि पहला प्रांतीय चुनाव तो 1937 में हुआ,
भारत के अंदर में दूसरा प्रांतीय चुनाव कब हुआ? जरा कमेंट करके बताना कि दूसरा प्रांतीय चुनाव कब हुआ। तो आंसर आएगा 1946 के अंदर में, 1946 में। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं है दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि 1946 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ तो वहां पे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस हुआ करती थी, उस कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 923। सभी लोग कमेंट करो, ये आंकड़ा याद कर लो। और दूसरा एक और आंकड़ा याद कर लो कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो मुस्लिम लीग को साथियों 425 सीटें मिली। कितनी मिली? 425 सीटें मिली। इस बात का ध्यान रखना है। कितनी सीटें मिली भाई? तो 425 सीटें मिली। इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा दोस्तों, पंजाब हो जाएगा। अब दो तीन बात और कर लेते हैं प्रांतीय चुनाव के बारे में। प्रांतीय चुनाव के बारे में दो तीन बात और कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब सरकार बनी थी तो सरकार के अंदर में वित्त मंत्री कौन हुआ करता था? तो रफी अहमद किदवई हुआ करते थे, रफी अहमद किदवई। तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न काफी उपयुक्त हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी लोगों को क्लियर है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो अगर ये पूरा मैप समझ में आ गया हो तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। मतलब आपको कह रहा है कि कौन किस साल में हुआ है, ईयर वाइज इसको सजा दीजिए कंटिन्यूअसली। तो आप भी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का 1917 में हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह आप भी जानते हैं 1919 में हुआ है। गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला होगा। तो अगर आप इसको सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 है क्या? यहां पे नहीं है। यहां पे 3 है क्या? नहीं है। इन दोनों जगह 3 है। अब 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो 3 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रॉलेट अधिनियम आएगा 2 और 4। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए विकल्प आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए विकल्प आ जाएगा। मैं यहां पर आपको 4 बातें पूछूंगा और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप उन बातों में फंस जाएंगे, उन बातों में गलती कर जाएंगे। पहला मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं और पहला सवाल यही मैं पूछना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, यहां पर इसी की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जरा मुझे बताना उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के में किन 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में यह कांड हुआ था? तो आप भी जानते हैं कि रॉलेट एक्ट का प्रदर्शन हो रहा था पंजाब के अमृतसर में। और पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था? तो आपको ही पता है कि 2 लोग हुआ करते थे। नाम क्या था जरा बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हुआ करता था और एक और नाम हुआ करता था सत्यपाल मल्लिक। एक और नाम क्या था? सत्यपाल मल्लिक। ये 2 नाम हुआ करते थे। एग्जाम में पूछेगा कि जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनके ऊपर पुलिस ने क्या किया? इनको गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने का लोगों ने सोचा और डेट तय हुआ 13 अप्रैल 1919। डेट कौन सा? 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में ये लोग इकट्ठा हुए। लेकिन अंग्रेजों ने एक दिन पहले क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। एग्जाम में पूछा कि एक दिन पहले क्या लगाया गया था, तो बच्चे कमेंट करना मार्शल लॉ। सभी लोग कमेंट करेंगे मार्शल लॉ। लेकिन यहां पर आपको पता है कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। यहां पे 2 डायर का नाम आता है। एक डायर जो है साथियों आप भी जानते हैं कि एक डायर गवर्नर है। क्या है? एक डायर साथियों गवर्नर है और उसका नाम क्या है? तो माइकल ओ डायर। जरा कमेंट करना कितने डायर हैं यहां पे? तो एक डायर है जिनका नाम है माइकल ओ डायर और दूसरा साथियों सेना का कमांडर है। दूसरा जो है साथियों सैन्य कमांडर है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रेनिगल्ड ओ डायर है साथियों। रेनिगल्ड ओ डायर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, रेनिगल्ड ओ डायर है। तो सेना के कमांडर ने कितने सैनिकों के साथ? तो आप भी जानते हैं कि 150 सैनिकों के साथ इस भरे मैदान में एक ही रास्ता बाहर निकलने का और एक ही अंदर जाने का था। और इस भरे मैदान में चारों तरफ से इन्होंने गोलीबारी कर दी। और जब चारों तरफ से गोलीबारी कर दी तो लोग फंस गए। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मारे गए? जरा कमेंट करना, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मारे गए? तो 379 लोग साथियों। जरा कमेंट करना कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितने लोग मारे गए? तो 379 लोग मारे गए साथियों। इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम में पूछता है कि कितने लोग घायल हुए? तो 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब यहां पर 2 सवाल बनते हैं कि जब यह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, तो उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया गया था? मैं चाहता हूं कि जरा कमेंट करें और बताएं कि इस दिन कौन सा त्यौहार था। तो सभी लोग कमेंट करेंगे बैसाखी का पर्व था साथियों। TRE 1 का क्वेश्चन है ये। बैसाखी का पर्व हुआ करता था, बैसाखी का पर्व। यहां से एक और सवाल पूछता है कि इसमें माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो आप भी जानते हैं उद्धम सिंह ने। कमेंट करिएगा सभी लोग। उद्धम सिंह ने लंदन जाकर, एग्जाम में पूछेगा कब हत्या की? तो 1940 के अंदर में हत्या की।
अब आप जानते हैं कि जब इतना बड़ा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो है स्वतंत्रता विरोधी और आम लोगों के मूल अधिकार की हत्या है। और गांधी ने नरसिंह कांड का क्या किया, तो विरोध किया था, इस बात को जानते हैं। और गांधी ने जब इस कांड का विरोध किया तो आप सबको याद होगा कि महात्मा गांधी ने कहा कि पूरे भारत के अंदर में इसका विरोध होगा। इसके विरोध में 3 सवाल आते हैं साथियों। एक पहला सवाल यही आता है कि किसने इस पूरे कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। आपसे पूछता है कि किसने इस कांड को जानबूझकर की गई, किसने इस कांड को, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बताया था, क्रूर हत्या बताया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप भी जानते हैं, CF एंड्रयूज हो जाएगा। कमेंट करिए सभी लोग, ये नाम CF एंड्रयूज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा साथियों यहां से एक और सवाल आता है कि किसने वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इकलौता नाम साथियों जिसने वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछता है कि किसने वायसरॉय की कार्यकारिणी से क्या कर दिया, तो वायसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो आप भी जानते हैं उनका नाम था C शंकरन नायर। याद है ना, ये वही शंकरन नायर हैं जो 1897 के अंदर में अमरावती अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष बने थे। नाम क्या है, C शंकरन नायर। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इनका नाम कमेंट करें और इनका नाम है साथियों C शंकरन नायर, C शंकरन नायर। इस बात को ध्यान रखेंगे, C शंकरन नायर इनका नाम है। एक सवाल और पूछता है कि इसके विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। आपको पता है कि एक व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जरा कमेंट करके बताना कि इसके विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जरा कमेंट करके बताना किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूं। यहीं पर एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर में कि इसके जांच के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई थी। इसके जांच के लिए साथियों कौन सी कमेटी, C शंकरन नायर लगातार आ रहा है, इसके जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो आपको याद होगा साथियों, आपने पढ़ा भी होगा और हमने आपको क्लास में बताया भी होगा, हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन दोस्तों, बताना जरा। हंटर कमीशन बनाया गया था। और आपको याद होगा कि हंटर कमीशन में कितने लोग थे, जरा बताना। हंटर कमीशन में कितने लोग थे, तो आप भी जानते हैं कि कुल 8 सदस्य हुआ करते थे। इसमें अंग्रेज कितने थे साथियों, तो 5 अंग्रेज हुआ करते थे और 3 की अगर हम बात करें तो 3 भारतीय हुआ करते थे। एग्जाम में कई बार पूछता है कि इन 3 भारतीयों का नाम क्या है, तो आप भी जानते हैं कि चिम्मन लाल सीतलवार। ये एग्जाम में नाम याद कर लेना। पहला नाम है चिम्मन लाल सीतलवार, दूसरा साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा सुल्तान अहमद। तो पहला नाम है चिम्मन लाल सुतलवार, दूसरा नाम है साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा नाम क्या है, आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए। तीसरा नाम क्या है, आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए। मैं आपके मुंह से वो नाम सुनना चाहता हूं। वो 3 नाम कौन थे, जरा कमेंट करके बताइए। आप सबको याद होगा, छोटा सा नाम है, याद करिए कौन है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अभी तक कमेंट नहीं आया है, अभी तक कमेंट नहीं आया है। पहला नाम हुआ करता था चिम्मन लाल सीतलवार, दूसरा नाम होता था साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा नाम क्या था, जरा कमेंट करके बताइए। तीसरा नाम क्या था, अभी तक नहीं आया है, आने लगा है कमेंट। चिम्मन लाल सीतलवार नहीं चलेगा। तीसरा नाम क्या था ये बताइए। हंटर कमीशन 8 लोग, ठीक है। शंकरन नायर नहीं, जगत नारायण बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल करेक्ट मेरे भाई। जगत नारायण लाल हुआ करते थे, जगत नारायण लाल, ये तीसरे सदस्य हुआ करते थे। ये एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है। एग्जाम में जानते हैं क्या करेगा, एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन नहीं थे और इन तीनों के अलावा एक और नाम दे देगा। मान लो यहां पे नाम लिख दिया C शंकरन नायर का और आपसे पूछेगा कि कौन नहीं था, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, C शंकरन नायर। अब रुक जाइए, जब बात इतनी निकली है तो बता देते हैं हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। तो हंटर कमीशन ने लिखा कि थोड़ा सा ज्यादा बल का क्या किया गया है, तो थोड़ा सा ज्यादा बल का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा ज्यादा बल का क्या किया गया है, तो प्रयोग किया गया है। वैसी परिस्थिति में इसमें सजा हुई और माइकल और डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एक तरफ नौकरी से क्या किया गया, बर्खास्त कर दिया गया। एग्जाम में यहां से 2 सवाल पूछते हैं साथियों कि नौकरी से बर्खास्त करने के बाद जब ये लंदन गया तो लंदन में इसको सम्मान दिया गया। लंदन में साथियों इसके साथ क्या किया गया, तो इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नहीं देखते हैं कि ऐसे वो तलवार ले लेता है और ऐसे देता है तलवार, लीजिए ये तलवार आपकी शान है, तो उसको कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, वो दिया गया। 26,000 पाउंड का इनाम दिया गया। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। जो आदमी 379 पीपल की हत्या कर रहा है उसको ब्रिटेन अपने यहां उपाधि दे रहा है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, कितने शर्म की बात है।
महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और गांधी ने कहा कि हम इसकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं। और गांधी ने इस टिप्पणी करते हुए एनसीईआरटी की किताब लिखती है कि गांधी ने कहा कि यह पन्ने दर पन्ने, क्या कहा महात्मा गांधी ने, कि यह पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है। यह पन्ने दर पन्ने क्या है, तो पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है, सरकारी लीपापोती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह पन्ने दर पन्ने क्या है, सरकारी लीपापोती है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने किस रिपोर्ट के बारे में कहा कि यह पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, यही उत्तर होगा। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की। अगर आप डेट जानना चाहते हैं, डेट जानना चाहते हैं, वर्ष तो 1919 होगा। अगर आप डेट जानना चाहते हो तो आपको तीन डेट बताऊंगा। फिर अगर नया स्लाइड लेता हूं, अगर आप डेट जानना चाहते हैं मुझसे तो 3 डेट बताऊंगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जलियांवाला बाग कब होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब होगा बताइए। 13 अप्रैल 1919 को होगा। यही होगा सबसे पहले, तो यही होगा ना। अब दूसरा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि वापस की 30 मई को। कब किया, 30 मई 1919 को। अब रुक जाइए, एक और ना इसमें डेट ले लीजिए जो एग्जाम में पूछता है। उधम सिंह की मृत्यु, टीआरई का ही क्वेश्चन है, तो ये आपसे तो कह देगा कि 1940 में, लेकिन डेट जब पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, इसी 13 तारीख को हुआ था, लेकिन महीना 1 महीना पहले था। ये अप्रैल में घटना हुई थी और यहां 1 महीना पहले मार्च में हुआ था। 13 मार्च 1919 को, 13 मार्च 1919 को। ये 3 डेट याद कर लेना। एक और सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है। अच्छा, डेट पूछ रहे हैं तो एक और डेट याद, 2 डेट और ले लेते हैं। 2 डेट और या एक ही डेट और पूछते हैं कि जो ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है किसकी गिरफ्तारी में हुआ। डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। तो हमको जरा बताइए, क्लास में पढ़ाया है मैंने, हमको जरा बताइए कि ये कौन से डेट में गिरफ्तार हुए थे, कितने अप्रैल को, ये कौन से डेट में गिरफ्तार हुए थे। याद है ना, पढ़ाए थे। अब एक और सवाल पूछ ही लेता हूं, मुझे बताइए कि रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या था। रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या था। मैं देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए मैं कमेंट करने के लिए टाइम देता हूं, अभी आपको मैं कमेंट करने के लिए आपको टाइम देता हूं। आप मुझे बताइए कि रॉलेट एक्ट के अंदर में, रॉलेट एक्ट के अंदर में कितने लोगों ने, मतलब उसका ओरिजिनल नाम क्या था, मैं ये जानना चाहता हूं। रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या है, ये आप मुझे बताइए। अभी तक तो नहीं आया है। अब आना शुरू हो गया। अब आना क्या हो गया, शुरू हो गया। काला कानून नहीं पूछ रहा हूं, रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम पूछ रहा हूं। द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। यस, एक लड़का उत्तर दिया है यहां पे। एक सेकंड ऊपर निरंजन ने उत्तर दिया, अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। बिल्कुल सही, इसका अंग्रेजी नाम था द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्लास में पढ़ाया है मैंने, द अनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और इसी को प्यार से क्या बुलाते थे, तो इसी को प्यार से रॉलेट एक्ट बुलाते थे। इसी को प्यार से हम क्या बुलाते थे, तो इसी को प्यार से अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम बुलाते थे। अब इसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, इसके बारे में भी कुछ बताना है। इसके बारे में 3 बातें, ज्यादा बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, 3 बातें जो एग्जाम में आएंगी। इसे क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। और जब ये कानून आया तो ये नहीं बताऊंगा कि इसे बिना अपील बिना वकील, एक स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून, एग्जाम में ये पूछ सकता है, महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून अनुचित
स्वतंत्रता विरोधी, स्वतंत्रता विरोधी और लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है, हत्या है। यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और लोगों के मूल अधिकारों की हत्या है। आपको बस इतना ही बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। ये किसका है? महात्मा गांधी का है। अच्छा, एक और सवाल पूछूं? मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आप नहीं बता पाओगे, और एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। एक सवाल है, एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा गांधी के लिए एक व्यक्ति ने कहा कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें, आने वाली पीढ़ियां, महात्मा गांधी के लिए कहा गया कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव करें कि ऐसा, एनसीईआरटी का लाइन है ये, रक्त मांस का, ऐसा रक्त मांस का मानव, ऐसा रक्त मांस का मानव शायद ही धरती पर, शायद ही पृथ्वी पर कभी अवतरित हुआ था। मानव शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव पृथ्वी गलत लिख दिया ना, पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। आपसे पूछेगा कि यह कथन किसका है, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, है ना। और ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसके लिए है? तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के संदर्भ में है, महात्मा गांधी के लिए है, महात्मा गांधी के लिए है। और दिया किसने? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। हाँ, बच्चों ने कमेंट कर दिया, वसीम अकरम कह रहे हैं, बिल्कुल वसीम भाई कह रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूं, किस वर्ष में दिया था? ईयर कौन सा था? ईयर कौन सा था जब दिया था? बता दो जरा, ईयर कब सा था? अच्छा, कुछ दिन पहले एक सवाल बताया था, अभी से 3-4 दिन पहले, किताब का नाम पूछा था, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। एक किताब का नाम पूछा था, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा मैं पूछता हूं कि एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये बताना जरा मुझे कि ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को याद है। आंसर आ रहा है क्या? अभी तक तो नहीं आया है। हाँ, आ गया, राजेंद्र प्रसाद, बापू के कदमों में बाबू। अरे बहुत सही वसीम अकरम भाई, बहुत शानदार। कोई किंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है भाई, हम विद्यार्थी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैं। कोई भी आदमी राजा नहीं हो सकता किसी विषय का। हम तो यार क्या बोलें कि बिपिन चंद्रा और एनसीईआरटी लिखने वालों के पैर के धूल के समान हम लोग नहीं हैं। हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं है, किंग विंग नहीं, ये सब बात मत करो, ये सब फर्जीवाड़ा वाला बात है। पढ़ाते हैं, पढ़ के आते हैं, मेहनत करके आते हैं, पढ़ाते हैं आपको। मेरे सपने में भी इतने बड़े बड़े इतिहासकार हैं कि उनके पैर के नाखून के बराबर हम लोग नहीं हो सकते हैं। ये लिखी हुई किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये लिखी हुई किताब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। याद रहेगा। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं, यहां पे एक और सवाल पूछूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछूंगा और पूछ चुका हूं ये सवाल, दोबारा से पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि देखता हूं कि याद है कि नहीं। पूछूं? बोलो। महात्मा गांधी ने किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधवा नहीं विधुर बना दिया। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था? किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने, महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने, गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया।
जरा बताना कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखता हूं। ना, तिलक नहीं होगा, गलत। नौरोजी भी नहीं, नहीं। यस, आ गया। ना ना ना, गलत गलत गलत। चचेरे भाई थे। यस यस, वसीम अकरम भाई आ गया। अरे वसीम, तुम तो यार बड़े अच्छे विद्यार्थी हो, खूब आशीर्वाद तुम सभी लोगों को। इनके चचेरे भाई मगन लाल गांधी, बिल्कुल सही वसीम भाई, बहुत बढ़िया, शानदार वसीम, गुड, वेरी गुड। मगन लाल गांधी, इनके बड़ी गांधी जी के करीबी हुआ करते थे मगन लाल गांधी। और मगन लाल गांधी ने की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि इनकी मृत्यु ने मुझे विधुर, विधवा तो बना नहीं सकता, विधवा महिला के लिए होती है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं, जरा बताना, हिंद स्वराज जो गांधी की पुस्तक है, हिंद स्वराज कब छपी थी, कब लिखी थी महात्मा गांधी ने? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी, जरा बताना मुझे। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा, हाँ बिल्कुल, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखा था, मुझे बताइए जरा कमेंट में कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने कब लिखा था। कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट कीजिए। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा और गारंटी दूंगा कि नहीं बता पाएंगे। पूछूं, यस और नो में बताओ। पूछूं एक सवाल, हिंद स्वराज, चलो उत्तर आ जाएगा 1909, ये मुझे पता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लिखा था, ये भी मुझे पता है। इसी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन लिखा था। इंडियन ओपिनियन भी समाचार पत्र यहीं छपता था। एक सवाल पूछूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम नहीं बता पाओगे। पूछूं, और एनसीईआरटी की लाइन से पूछूंगा, एनसीईआरटी की लाइन से पूछूंगा। यस सर लिखो पहले कमेंट बॉक्स में, तब पूछूंगा। यस सर लिखो पहले, तब पूछूंगा। और एक बार हार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, एक बार दिल चाहिए, दिल, धड़कता हुआ दिल चाहिए। कमेंट बॉक्स के अंदर में धड़कता हुआ दिल चाहिए, तभी पूछूंगा एक सवाल। और गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सवाल नहीं बता पाओगे। ये 3 सवाल पूछे ना, ये वाले सवाल देखे कितने बेहतरीन थे कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि एकता रक्षा रक्त मांस का मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ये महात्मा गांधी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसकी मृत्यु पर बुधिर बना दिया। एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं, अगर आप जल्दी बोलिए तो मैं पूछता हूं। दिल नहीं आ रहा, दिल आएगा तभी पूछूंगा। मेरा एक सवाल है कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के, महात्मा गांधी, महात्मा, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अहिंसात्मक, अहिंसात्मक कृति के, महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे। सौम्य पैगंबर थे। यह स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी के बारे में एक व्यक्ति ने टिप्पणी करी और कहा कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे। ये किसने कहा? देखता हूं कौन बताता है। अभी तक तो नहीं आया, अभी दिल आ रहा है केवल। अल्बर्ट आइंस्टीन गलत है। बताओ कि यह स्टेटमेंट किसका है, कथन किसका है? अच्छा, कल बिहार स्पेशल करा दिया जाए क्या? कल बिहार स्पेशल का मन है या संडे वनडे को? अभी तक आंसर नहीं आया। रविन्द्रनाथ टैगोर गलत है। तिलक, हिंद स्वराज नहीं, अभी तक ना ना, अभी तक उत्तर नहीं आया है। रविन्द्रनाथ, अबुल कलाम नहीं नहीं नहीं। महादेव देसाई भी नहीं होगा। नेहरू ने भी नहीं कहा था, जिन्ना ने भी नहीं कहा है। छोड़िए, मैं बताता हूं। लैरी कालिस ने कहा था। लैरी कालिस का नाम ध्यान रखना होगा। किसने कहा था? तो लैरी कालिस ने कहा था। और लैरी कालिस ने अकेले नहीं करा था, इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था डोमेनी निकाला पियरे। क्या नाम था? डोमेनी या डोमी निकाला पियरे। क्या नाम था? डोमी निकाला पियरे, पियरे। लेकिन आप इस नाम को छोड़ दीजिए, आप लैरी कालिस का नाम ध्यान रखिए। प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? क्या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे? क्या एबी अलेक्जेंडर थे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे? लॉर्ड एमरी थे? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो आपसे पूछ रहा है साथियों कि कौन वो व्यक्ति थे, कौन वो व्यक्ति थे जो कहां थे साथियों? तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पूछ रहा है। मैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में 10 बातें बताऊंगा।
चलो 10 बातें मैं बताऊंगा और ये 10 बातों से ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको 10 बात बताऊंगा और 10 बात से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं, लॉर्ड एमरी हो जाएगा। पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि लॉर्ड एमरी कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कि भारत के राज्य सचिव थे। जरा कमेंट करो कि लॉर्ड एमरी कौन थे। तो लॉर्ड एमरी जो है साथियों भारत के राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, भारत के राज्य सचिव थे। लेकिन ये तो पहला सवाल है, हमने तो वादा किया है कि 10 कम से कम बताऊंगा, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि इसमें कितने सदस्य थे, तो कुल 3 सदस्य हुआ करते थे। इसमें कुल 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों के तीनों जो हैं ABC, ये तीनों के तीनों इसके सदस्य हुआ करते थे। तीसरा, इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये तीनों जो हैं ब्रिटेन सरकार में यानी ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ये तीनों क्या थे मेरे दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ब्रिटिश सरकार में साथियों कैबिनेट मंत्री थे, इस बात को ध्यान रखना है। दे ऑल वर द कैबिनेट मिनिस्टर्स। चौथी बात अगर हम करें दोस्तों, आपसे चौथी बात करें जो यहां से सवाल पूछा जाता है, चौथा सवाल पूछता है, यहीं पे बता देता हूं, चौथा सवाल यहां पर पूछता है साथियों कि इनके नेतृत्व कौन कर रहे थे। एग्जाम का ये TRE 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा चौथा सवाल साथियों, चौथा सवाल। पांचवें सवाल की अगर हम बात करें, यहां से जो सवाल बनते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसकी नियुक्ति कब की गई थी। आपसे पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन की नियुक्ति कब की गई थी। तो आप भी जानते हैं इसकी नियुक्ति की गई थी 11 मार्च को। जरा कमेंट करिए, डेट याद कर लीजिए। मैं यहां पे 3 डेट लिखूंगा, तीनों आपको जुबान पे रटाया हुआ होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे। इसकी नियुक्ति हुई थी 11 मार्च 1946 को। एग्जाम में पूछता है कि जब कैबिनेट मिशन की नियुक्ति हुई, तो इस समय छठा सवाल जो पूछता है वो पूछता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप भी जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब कैबिनेट मिशन की नियुक्ति हो रही थी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। कौन थे, क्लीमेंट एटली। ये छठी बात है। एक और सवाल पूछेगा यहां पर सातवां कि ये लोग भारत कब आए। एग्जाम में डेट पूछेगा कि भारत कब आए, तो याद रखिएगा भारत ये लोग आए 24 मार्च को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 24 मार्च 1946 को ये भारत आए। पूछेगा कि जब कैबिनेट मिशन में 8वां सवाल कि ये वापस कब गए। साथियों आपसे पूछेगा कि ये वापस सफलता हाथ लगी, तो वापस कब गए, तो आप कहेंगे 11 अप्रैल 1946 को। कब गए साथियों, तो 11 अप्रैल 1946 को ये लोग कहां गए, तो ये लोग वापस कैबिनेट मिशन लौट गया। अब सवाल पूछा जाएगा कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस भारत आते के समय जब ये भारत का आगमन हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपसे जो यहां पे 9वां सवाल पूछा जाएगा कि जब इनका भारत आगमन हुआ था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जरा कमेंट करके बताना कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन हुआ करते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे, अबुल कलाम आजाद। अच्छा, आप लोग अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इसमें कुछ बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछ सकता हूं। रात में जो ये हमारी क्लास आती है, इसको मैं बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या यहां पे। ठीक है। अब दूसरा एक बात बोलता हूं कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है कि आपसे एक सवाल और पूछता है। वो कहता है ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वेवेल और इन कैबिनेट मिशन वालों दोनों से बातचीत की हो। तो इन दोनों से बातचीत करने वाले लोग कौन हैं, तो आप भी जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एमरी हो जाएगा। ये भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, यानी राज्य सचिव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, राज्य सचिव हुआ करते थे। अब 2 बातें यहां से और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्लान को स्वीकृति दी थी, हाँ या ना, हाँ या ना। सेपरेट बिहार स्पेशल कीजिए, अलग से बिहार स्पेशल। अलग से लें
यस नो में बताइए, अगर आप कहिएगा तो अलग से भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कहिए। पहले माना था बाद में बिफर गया था, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, पहले मान गया था बाद में बिफर गया था। अलग से बिहार स्पेशल लेना है, अगर आप कहेंगे तो अलग से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह के तो देखिए, आप कहिए ले लेंगे अलग से। चलिए अब दो तीन बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? अब इंडियन अनरेस्ट आपको भी पता है कि इसके लेखक कौन है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप ही बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, जरा बताइए। आने लगा उत्तर। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, यानी वैलेंटाइन चिरॉल। अब दूसरा मैं सवाल पूछता हूं कि यह पुस्तक लिखी कब गई, किस वर्ष में यह पुस्तक लिखी गई? तो वर्ष था 1910 साथियों। यह पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने तिलक को क्या कहा? तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। क्या कहा साथियों? इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का क्या कहा? तो भारतीय अशांति का जनक कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा। लेकिन सिर्फ इतना कहने से नहीं हो जाएगा, आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे तिलक का ही अगर आप नाम लेते हैं, अगर आप यहां पे तिलक का नाम लेते हैं कि तिलक को तो उन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा, लेकिन तिलक के बारे में अगर एग्जाम में पूछे कि तिलक ने कोई पुस्तक लिखी क्या, तो जरा बताना, एक किताब का नाम मैं पूछता हूं, जरा बताना कि गीता रहस्य किसका है। मैं एग्जाम में आपसे सवाल पूछता हूं, मैं 5 किताब पूछूंगा, गीता रहस्य किसका है, जरा कमेंट करो तो। गीता रहस्य किसका है, जरा मुझे कमेंट करके बताइए, गीता रहस्य किसका है। पैर एकदम दर्द दे रहा है पूरा। गीता रहस्य किसका है, जरा बताइए। उत्तर आने लगा है, गीता रहस्य भी किसका है? तो तिलक का है। दूसरा मैं एकदम आसान सवाल पूछता हूं आपसे, ऑप्शन में ही आंसर है। मैं आपसे पूछता हूं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसकी है? रूल इन इंडिया किताब किसकी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। तीसरा मैं ऐसी किताब के नाम पूछूंगा जो परीक्षा में आते हैं। तीसरा द लाइफ डिवाइन किसका है? द लाइफ डिवाइन किसका है? मैं तीसरा आपसे पूछना चाहता हूं कि द लाइफ डिवाइन किताब किसकी है? द लाइफ डिवाइन, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में लिख देता हूं, द लाइफ डिवाइन किसकी किताब है? डिवाइन किसकी किताब है? तो आप कहेंगे साथियों कि ये अरबिंदो घोष की किताब है। एग्जाम का पूछा हुआ भी सवाल है, ये किसकी किताब है? अरविंदो घोष की किताब है। दूसरा, चौथा नंबर पे एक और किताब का नाम पूछना चाहता हूं जो बहुत फेमस किताब है, और वो किताब का नाम क्या है? तो आपको पता है कि इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसका है, जरा बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम। मैं 10 नाम पूछ लूं क्या? 10 किताब का नाम बता दूं? यस लिख के बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है, जरा बताना। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ये किसकी किताब है? तो ये किताब है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये किताब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है। पांचवा किताब का नाम जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो किताब का नाम जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो किताब है, आपको भी पता है, आपको भी उस किताब का नाम पता है, जिसको कहते हैं आनंद मठ। जरा कमेंट करके बताइए कि आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बताइए आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ छोड़िए, और थोड़ा अच्छा सवाल पूछता हूं। दुर्गेश नंदिनी क्लास में पढ़ाया हुआ किताब
किताब है? दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है? तो दुर्गेश नंदिनी साथियों बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचना है। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचना है। बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचना है। कौन सी रचना है? तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचना है। एक सवाल जो टीआरई 3 के अंदर में आया, छठा किताब का नाम पूछता हूं, और वो किताब का नाम था इंडिया डिवाइडेड। या डिवाइडेड इंडिया भी बहुत जगह रहता है, और बहुत जगह क्या रहता है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, जरा बताना। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो आप भी जानते हैं कि इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों एक और सवाल पूछता हूं जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और द नेशन, अ नेशन इन द मेकिंग किसकी किताब है? अ नेशन इन द मेकिंग, ये भी टीआरई के अंदर में सवाल पूछा गया है। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी किताब है? अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग किसकी किताब है? तो आप भी जानते हैं बहुत फेमस व्यक्ति नाम है, और ये किताब है किसकी? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की। ये किसकी किताब है? तो ये किताब है साथियों सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की किताब है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 7 सवाल तो पूछ लिए, मैंने 10 का वादा आपसे किया था, और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और उस सवाल का बड़ा ही सीधा उत्तर होगा, और वो सवाल आपसे है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी है? जरा बताना। 8वां 7 हो गया है, 8वां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी किताब है? तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी किताब है? तो आप कहेंगे ये किताब है महात्मा गांधी की। ये किसकी किताब है? महात्मा गांधी की। अच्छा, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरा साथियों एक और सवाल है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है? 8वां के बाद 9वां सवाल है, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। आपसे अगला सवाल यह पूछता है, 9वां सवाल यह पूछता है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी किताब है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यह भी आपको अच्छी नाम है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जब आपसे पूछे कि ये किसकी किताब है तो आप क्या कहेंगे? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी किताब है? तो श्री अरविंदो घोष की किताब है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और अंतिम सवाल एक और 10 पुरा देता हूं कोटा, आसान सा सवाल पूछ लेता हूं, हिंद स्वराज किसकी है? तो हिंद स्वराज साथियों महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की किताब है। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आप मुझे कहेंगे तो 10-12 किताबों का, जैसे कामायनी की रचना किसने की थी? मैं पूछना चाहता हूं कि कामायनी की रचना किसने की? कामायनी की रचना 4-5 पूछ लूं क्या? और मैं देखता हूं आपको कितना साहित्य आता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि कामायनी की रचना, कामायनी हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, कामायनी की रचना किसने की? जरा बताना तो मुझे कि कामायनी की रचना किसने की, मैं देखूं कितने लोगों को आता है। एमजी लिखने से नहीं होगा। कामायनी के रचयिता कौन थे बताना। कामायनी की रचयिता कौन थे? कामायनी की कामायनी होगा ना, या होगा यहाँ पे, तो ई नहीं होगा। कामायनी की रचना किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने किया था, जयशंकर प्रसाद ने। एक और टीआरई के अंदर में एक सवाल आया था, मुझे वो सवाल एग्जैक्टली याद नहीं है। वो सवाल था कि किस महात्मा गांधी ने अपनी किस किताब में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था? सवाल आया था कि महात्मा गांधी, जरा बताना कि महात्मा गांधी ने अपनी किस किताब में, जरा बताना तो कि महात्मा गांधी ने अपनी किस किताब में, महात्मा गांधी ने किस किताब में साथियों क्या कहा था? तो किस किताब में ब्रिटिश मतलब जो गवर्नमेंट थी, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश को बांझ और वैश्या कहा था, बांझ और वैश्या कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांझ और वैश्या कहा था। जरा बताना कि महात्मा गांधी जैसा आदमी ये शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसा आदमी लिख रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट लिख लो यहाँ पे पूरा, ब्रिटिश संसद जो है क्या है? बांझ और वैश्या है। किसने ये, गांधी जी ने किस किताब में कहा था? किस किताब में कहा था मुझे जरा देखना है। हिंद स्वराज, बिल्कुल क्लास का पढ़ाया हुआ सवाल है, हिंद स्वराज होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, हिंद स्वराज होगा, हिंद स्वराज। अच्छा, गीतांजलि किसकी रचना है? हिंद स्वराज। गीतांजलि के बारे में जब पूछा जाए कि गीतांजलि किसकी रचना है, जरा बताना कमेंट करके, गीतांजलि किसकी रचना है बताना।
तीसरा एक और लेता हूं, बताना जरा। गीतांजलि किसकी रचना है, जरा कमेंट करके बताना। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है या बंकिम चंद्र चैटर्जी की है? मैं दो ऑप्शन भी दे देता हूं, लो। मैं जानता हूं तुम इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हो, कंफ्यूज इसी में आप सबसे ज्यादा करते हैं। बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गीतांजलि पुस्तक जो है, इसका संस्करण 1912 में हुआ था। इसी गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी का सवाल है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी किताब है? यह भी पूछा हुआ सवाल है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो बता भी चुका हूं किसकी किताब है, जरा कमेंट करके बताना। तो साथियों ये किताब किसकी है? तो रोमेश चंद्र दत्त, याद है ना, रमेश नाम नहीं है, आरसी दत्त इनको आप कहते हैं। रोमेश चंद्र दत्त की किताब है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो आरसी दत्त कहते हैं। एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं, वो है रंगभूमि किसकी लेखन है? रंगभूमि, इसके बाद नहीं पूछूंगा, अगले सवाल पे चलूंगा। रंगभूमि किसका है? रंगभूमि ये तो बता देंगे आप लोग। मैं आंसर को ना, मतलब आंसर की जगह क्वेश्चन बताता हूं। जिस व्यक्ति ने रंगभूमि लिखा, जिस व्यक्ति ने रंगभूमि लिखा, उसी व्यक्ति ने निर्मला लिखा, उसी व्यक्ति ने सोजे वतन लिखा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने निर्मला लिखा, उसी व्यक्ति ने रंगभूमि लिखा, और उसी व्यक्ति ने सोजे वतन लिखा। इसी व्यक्ति ने क्या लिखा? सोज ए वतन लिखा। सोज ए वतन लिखने वाले यही व्यक्ति, रंगभूमि लिखने वाले यही व्यक्ति, निर्मला लिखने वाले यही व्यक्ति। अब निर्मला से तो आप पकड़ लिए होंगे, नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा? तो ये तो बहुत आसान सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर को, हेनरी डेविड थॉरो को, गोपाल कृष्ण गोखले को, राजा राम मोहन रॉय को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, है ना? आपको बता, अच्छा एक और सवाल यहां बनता है कि ये राजा की उपाधि किसने दी थी मोहन रॉय को? राजा की उपाधि किसने दी थी राजा राम मोहन रॉय को? जरा बताइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि किसने महात्मा गांधी को, किसको अपना राजनीतिक गुरु कहा? ये बताने की जरूरत है क्या? इज इट रिक्वायर्ड टू बी टाउट इन द क्लास? क्या ये जरूरत है? महात्मा गांधी ने किसको कहा था अपना राज
वेट भाई वेट। बैटरी खत्म हो गया था, पता नहीं चला, तुमने भी नहीं देखा। खैर, तो अगला सवाल जो मेरा यहां से रहेगा कि महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था। महात्मा गांधी के जीवन पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा पूछूंगा कि महात्मा गांधी यानी एमजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था। अब एक तो आपको मैं बता चुका हूं कि जॉन रस्किन की एक किताब थी, आपको याद होगा, एक किताब थी अनटू दिस लास्ट। इस व्यक्ति का भी प्रभाव, नाम बहुत ज्यादा था गांधी के जीवन पे। नाम क्या था? जॉन रस्किन। लेकिन इसके अलावा और किसका था? क्या लियो टॉल्स्टॉय का था? क्या थॉरो का था? किसका था? तो याद रखना, डेविड थॉरो का था। डेविड थॉरो का था। दूसरा, लियो टॉल्स्टॉय का भी नाम हुआ करता था। लियो टॉल्स्टॉय, ये 3 लोगों का, ये तीनों नाम याद कर लो। लियो टॉल्स्टॉय, इन तीनों लोगों का गांधी के जीवन पर बहुत प्रभाव है। और महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने अपने जीवन पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव पाया तो वो क्या पाया? तो वो पाया जॉन रस्किन का। किसका पाया? जॉन रस्किन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, गांधी जी ने कुल कितने आश्रम बनवाए थे? गांधी जी ने कुल कितने आश्रम बनवाए थे, ये बताओ मुझे। हाउ मेनी आश्रम? महात्मा गांधी ने कुल कितने आश्रम बनाए थे, ये जरा कमेंट करके बता दो मुझे। कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं। जस्ट कमेंट कि महात्मा गांधी ने कुल कितने आश्रम बनवाए थे। वीडियो रुका हुआ है क्या? वीडियो रुका हुआ है, स्क्रीन पर रुका हुआ है मेरे। वीडियो तो सही चल रहा है ना? ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो इज ओके ना? यस, ठीक है। 6 आश्रम बनाए थे। नाम बता सकते हो? सिर्फ नाम, लाइन से नाम बताओ तो जरा एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। गांधी का पहला आश्रम कौन सा? फिनिक्स फार्म। गांधी का दूसरा आश्रम कौन था? डरबन के अंदर में, ये तो डरबन में था। अब नाम नहीं लिखूंगा, छोड़ो। दूसरा कौन सा? टॉल्स्टॉय फार्म। कहां पर? जोहानिसबर्ग में। तीसरा कौन सा? गुजरात में, सत्याग्रह आश्रम। चौथा कौन सा? लाइन से बताना। 1915 में ये बना था। चौथा कौन सा? तो गांधी का साबरमती आश्रम। पांचवा कौन सा? तो अनासक्त योग या अनासक्त आश्रम। छठा कौन सा? तो सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम। कितने आश्रम है भाई टोटल? टोटल आश्रमों की संख्या कितनी है बताओ जरा एक बार। हाउ मेनी आश्रम्स आर टोटली देयर? टोटली कितने आश्रम है बताइए। एक सवाल पूछता हूं कि महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन से, मतलब किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका में फेंका गया था। तो बताओ कि वो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा स्टेशन था? आपको याद है ना, गांधी कहां जा रहे थे? तो गांधी आपको डरबन से यात्रा कर रहे थे। डरबन से यात्रा कर रहे थे। कहां जा रहे थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। और किस रेलवे स्टेशन पर? तो मॉरिसबर्ग, या इसको बहुत सारी किताबों में मारिट्सबर्ग भी बताया जाता है। मारिट जबर्ग ऐसे लिखाता है, मारिट जबर, मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। ये क्लास में बता चुका हूं आपको कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय जो अप्रूवल था वो कब मिला था, तो 18 जुलाई को, याद होगा 18 जुलाई। आंसर क्या हो जाएगा, 18 जुलाई, है ना। और आपको पता है कि जब ये 18 जुलाई को पारित हुआ तो उसके पहले दो जगह पेश हुआ। सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन में पेश हुआ और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड में कब, तो 16 जुलाई को पेश भी हुआ और पारित भी हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई को पेश भी हुआ और 16 जुलाई को क्या हुआ, तो पारित भी हुआ। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन में साथियों अगर बात करेगा तो पेश हुआ था 4 जुलाई को। कब पेश हुआ था, 4 जुलाई को। और पारित कब हुआ, तो पारित हुआ 15 जुलाई को। कब पारित हुआ, 15 जुलाई 1947 को पारित हुआ। ये 4 डेट याद रखिएगा, 2 1 3 यहां पर और एक यहां पर। ये चारों डेट अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। हाउस ऑफ कॉमन में पेश हुआ 4 जुलाई को, पारित हुआ 15 जुलाई को, हाउस ऑफ लॉर्ड में 16 जुलाई को, और अंततः इसको स्वीकृति, राजकीय स्वीकृति कब मिली, तो 18 जुलाई 1947 को मिला। 18 जुलाई 1947 को मिला। एक एग्जाम में यहां पर सवाल आता है और वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे पूछूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं? शुड आई आस्क? 2 सवाल पूछूंगा, 2। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ही पूछूंगा। पहला क्वेश्चन यही है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को, एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है साथियों, कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को, सत्ता का लालच भी, देखिए ये एग्जाम के अंदर में पूछा हुआ सवाल है और सवाल है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। स्वीकार करने का एक कारण था। एग्जाम में पूछेगा ये कथन किसका है, जरा बताइए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये कथन किसका है, जरा बताइए, मैं देखना चाहता हूं। बफरिंग तो नहीं हो रहा है शाइस्ता नाहिद जी? ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। उत्तर अभी तक गोखले वोखले नहीं होगा, महात्मा गांधी का भी नहीं था। गलत है वसीम अकरम भाई, तुम बहुत देर के बाद गलत हुए हो यार, गलत उत्तर है। अभी तक सही उत्तर नहीं आया। गोखले भी नहीं, लाला लाजपत राय भी नहीं, जिन्ना भी नहीं, ना महात्मा गांधी भी नहीं, नहीं, लजपत भी नहीं, लॉर्ड इटली क्या होता है एटली भी नहीं। अभी तक तो उत्तर नहीं आया अभी तक। गांधी, एमजी, गोखले, गांधी, दास 4 जुलाई। आंसर होगा माइकल ब्रीचर। क्या आंसर होगा? माइकल ब्रीचर का स्टेटमेंट है ये। मैं जानता था कि आप नहीं बता पाओगे। माइकल ब्रीचर का स्टेटमेंट। एक और एग्जाम में पूछूं, एक और कथन पूछूं यहां पे, या कथन नहीं, कुछ और एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये बताओ कि जब विभाजन की घोषणा हुई तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने, माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून को आया था। 3 जून के 1 महीने बाद भारत का विभाजन हुआ। ये योजना बनाई गई 3 जुलाई को और 4 जुलाई को क्या हुआ था? क्लेमेंट एटली ने पेश किया था। तो 3 जुलाई को भारत में काला दिवस मनाया था। एग्जाम में पूछता है कि 3 जून नहीं है, ध्यान रखना, 3 जुलाई 1947 को किस पॉलिटिकल पार्टी ने भारत में काला दिवस मनाया? किस पॉलिटिकल पार्टी ने भारत में काला दिवस मनाया था? उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए। अभी तक उत्तर नहीं आया ना। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था मदन मोहन मालवीय की पार्टी। यस करेक्ट, आगे कौन है? इट्स आरजू आर्यन। 35। पहला आंसर आया भाई आपका, हिंदू महासभा। वेरी गुड। आप पेड बैच के स्टूडेंट होंगे मेरे हिसाब से, आप पेड बैच के स्टूडेंट होंगे। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। एक और सवाल यहां से पूछता हूं, 2-3 सवाल और पूछ लेता हूं, 2-3, ज्यादा नहीं पूछूंगा, 2-3।
भारत और पाकिस्तान की जब सीमा का निर्धारण किया जा रहा था तो उस समय सीमा आयोग की नियुक्ति की गई थी। उस सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग जब बनाया गया कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बनेगा, तो बहुत आसान सवाल है ये तो। उस सीमा आयोग का तो नाम ऐसे ही बता दीजिएगा। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये हालांकि मैंने बहुत आसान सवाल पूछ लिया, इसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। पैर से खड़ा नहीं हो, क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और रेडक्लिफ तो रेखा भी है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? मेरा अंतिम उद्देश्य, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। ये स्टेटमेंट किसका है जरा बताइए। आ ही गया उत्तर तो लाइन से आ रहा है, महात्मा गांधी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, है ना? आसान क्वेश्चन पूछ लिया, महात्मा गांधी। अगला सवाल एक और लेता हूं, एक और लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? एटली नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, पूछ रहा हूं उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। लेबर पार्टी, बिल्कुल सही, सही उत्तर आपने दिया है, लेबर पार्टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए, नहीं क्लियर है तो भी बताइए। बढ़े आगे, चलिए। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।